आप एक व्यापारी भी हैं और व्यापार को बहुत बखूबी जानते हैं चीज़ों को, तो ये एक एसेंशियल कमोडिटी अमेंडमेंट एक्ट जो आया है उसमें ये लिमिट ख़त्म कर दी गई है स्टॉक की। तो जब एक स्टॉक करा जाता है, जैसे आपने बातचीत में भी गई थी कि बड़ा व्यापारी बड़ा स्टॉक, छोटा व्यापारी छोटा स्टॉक, तो इससे मार्केट की उपलब्धता पे क्या फ़र्क पड़ेगा, उसके रेट्स पे क्या फ़र्क पड़ेगा? बताता हूँ। हाँ, ये है लास्ट का क्वेश्चन, सबसे बढ़िया क्वेश्चन है आपका जी। और इस पर बोलने का मन भी था जी। यहीं पे ही जो सिद्धांत आए केंद्र सरकार के, जी। जो छुपा हुआ लाभ है जी। वो यहीं पे छिपा हुआ है। जी। 10 से 15 लाख करोड़ रुपए का टोटल एग्रीकल्चर का काम है जी। इस देश का इकोनॉमी जो है, जी। जो व्यापार है। जी। जो बड़े लोग हैं जी। उनको इसी में ही पैसा दिखाई दे रहा है अब। ठीक। होल्डिंग कैपेसिटी बैंकों के जो वो है, भंडारण की सीमा के लिए जगह, जी। ये मेरे बस की तो है नहीं, हमारे राजीव जी के बस की तो है नहीं। जी। हम तो जाए दुकान है, हम पे 100 कुंटल गेहूँ लगा लेंगे जी। या 100 कुंटल सरसों रख लेंगे, जी। इतनी हमारी जेब में पूंजी है। जी। हम तो यही कर सकते हैं। जी। जी। परंतु जो बड़े ग्रुप्स हैं, अडानी है, अंबानी है, बिरला है, टाटा है, जो भी इस खेल में शामिल हैं, जी। जो भी आना चाहते हैं, जी। क्योंकि ये बहुत बड़ा मार्केट है। जी। आपने रात को खाया, जी। आपको सुबह को फिर चाहिए खाने के लिए। जी। ये खाने का जो काम है ये कभी खत्म नहीं होगा इस देश से, पूरे ब्रह्मांड से कभी खत्म नहीं होगा। ठीक है। हर आदमी की नीड है सुबह को, जी। क्योंकि चाय से लेके रात के खाने तक कुछ ना कुछ चाहिए, मुझे खाने को चाहिए, ठीक बात है। ये चलता रहेगा। जी। तो खाने में पैसा है, जी। उन्होंने यही काम में है, फूड प्रोसेसिंग यूनिट में पैसा है। जी। तो होल्डिंग कैपेसिटी जी। जो करेगा, जी। मान लो इस देश में 272 लाख टन 200 जो गेहूँ पैदा हुई, जी। अब जो कैपेसिटी 1 लाख टन गेहूँ स्टोर करने की वो तो अडानी या अंबानी या इन पे ही है, जी। आम जनता पे या आम व्यापारी पे तो है नहीं। जी। अगर इन्होंने भंडारण कर लिया, जी। अब यहाँ पे यही विषय है जी। कि ये अपनी फसल का ज़्यादा मूल्य जब जो स्टोर करा इन्होंने, जी। उस पैसे को अपनी मर्जी से ये उसको माल को बेचेंगे, जी। उस टाइम पे तेजी जो है लाएंगे। लाएंगे। ये तो है ही, डिमांड सप्लाई ये डिमांड सप्लाई जब बनाएंगे। राजीव जी, आपसे लास्ट में वो प्रश्न पूछता हूँ कि जैसा आप कोषाध्यक्ष भी हैं और फाइनेंस को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं चीज़ों को, तो सबसे पहला हमारा जो टॉक हुई थी एडवोकेट और इंजीनियर नरेंद्र नागर जी से, उन्होंने ये बहुमूल्य संकेत उठाया था जो भाई साहब ने पुष्टि कर दी है। एक जगह तो एमएसपी है जिसको निर्धारण किसान चाहता है कि मुझे मिले एमएसपी, और दूसरी तरफ है एमआरपी, वो अनलिमिटेड है। एमएसपी तो मिल ही नहीं रही, बॉटम पे है, और एमआरपी हाई पे है। तो अगर एमएसपी पे अगर कहीं लैंड ड्रॉ होती है तो एमआरपी पे भी तो लैंड ड्रॉ होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। मैं भी तो कहूँगा, इसका क्या सुझाव है आपका? बिल्कुल ये चाहूंगा कि जिस तरह गवर्नमेंट एमएसपी को निकालती है, उसी तरह फैक्ट्रियों के ऊपर या जिन पे जो अपनी एमआरपी छापते हैं उनके ऊपर कंट्रोल होना चाहिए कि आप कितने % प्रॉफिट जोड़ रहे हैं इसमें या कितने। किसानों के लिए कोई खास प्रॉफिट नहीं जोड़ता। अगर आप उनकी एमएसपी देखोगे तो एमएसपी पे उनकी कॉस्टिंग से कुछ भी नहीं मिल रहा है। अगर 6 महीने किसान नौकरी, एक तरह नौकरी कर रहा हो खेती में, 6 महीने की अगर उसकी तनख्वाह लगाओ तो वो नहीं निकलती है। ठीक बात है। और उसके परिवार में अकेला किसान नहीं लगा होता, उसके बच्चे भी कटाई के टाइम पे चल बेटा तू भी काट ले, घरवाली भी शाम को रात को वो खेत में रहता है कि कोई आवारा जानवर आके मेरी खेती को खराब ना कर दे। इस चीज का उसे कोई भी प्रतिफल नहीं मिलता। तो इस एमएसपी से उसकी पूर्ति भी नहीं होती। एमएसपी एक लुभावना सा सेव है कि भाई खा ले, और उसे वो भी नहीं मिलता। असल बात यह है कि उसे वो एमएसपी भी अगर बाजार में डिमांड नहीं है तो वो भी नहीं मिलता। और यदि डिमांड है तो बात अलग है, जैसे अभी भाई साहब ने बताई सर, इस वक्त 5700 रुपए। यहाँ तो ठीक है, यहाँ तो हर चीज स्पष्ट है एमएसपी पे, लेकिन एमआरपी पे जो एमआरपी पे तो बड़े कॉर्पोरेट शार्क्स भी बोल दिया जाता है, कॉर्पोरेट शार्क्स नहीं वास्तव में, तो वो जब रूल करेंगी तो वो मजबूर भी करेंगे हमें। एक छोटा सा उदाहरण आप बताएं उसको कैसे। एक छोटा सा उदाहरण है कि मैं नारियल का पानी पीने गया जी, नारियल वाले भाई साहब 40 का, अरे नहीं भाई 35 का लगा जी, नहीं है भाई साहब मेरे नहीं है। मैं गया उसके बाद मुझे कोई प्यास लग रही है, मैं गया स्टोर में, वहाँ से कोका कोला उठाई जी, मैंने पी ली, उस पर जो एमआरपी मैंने पे कर दिया जी। तो उसकी एमआरपी तो लिख रही है इसलिए मैंने दिया है ना। उस जो आपका नारियल पानी बेच रहा उस पर क्या है, उस पर एमआरपी नहीं है, तो मैं उससे लड़िया नहीं है, तो 5 कम करे तो तुझसे लूंगा। तो यही चीज है कि एमआरपी जिसने फिक्स कर दी उसका एमआरपी में प्रॉफिट कमा रहा है। तो एमआरपी के लिए गवर्नमेंट का कोई वो रूल नहीं है कि आप एमआरपी ये रखेंगे या नहीं रखेंगे। तो आपके व्यापारिक अनुभव जो हैं, इतने बड़े पुश्तैनी अनुभव हैं आपके, बिल्कुल है ना साहब, तो उसके अनुसार एमआरपी क्या होनी चाहिए किसी भी उपज की?
ये तो MRP का economist तो- जो बैठे वो निकालते हैं। इकोनॉमिस्ट निकालेगा नहीं, फिर भी आपकी एक कॉस्टिंग क्या? एक आपकी मोटी मोटी गणना क्या है कि भाई मोटी-मोटी गणना सुन लो। 100 रुपए का माल है तो एमआरपी इतनी हो जानी अभी चाहिए। गेहूं पैदा मत करो इस साल किसान। हाँ। ये गेहूं 10,000 रुपए किलो, मतलब 10,000 रुपए कुंटल हो जाएगी। आज जो 1900 रुपए कुंटल है, हाँ। ये 10,000 रुपए कुंटल हो जाएगी अगले साल ही। लेकिन किसान क्या करे? लेकिन किसान क्या करे? ठीक जमीन है, खाली वो छोड़ छोड़ कर जमीन खाली कौन छोड़ देगा? ठीक है। इस देश का किसान अगर एक फसल नहीं बोएगा, हाँ एक तो हाहाकार मच सिर्फ- जाएगा। जी सिर्फ अप्रैल की फसल अगर गेहूं की नहीं मिलेगी जी। इस देश के किसान की, जी भूखे मर जाएंगे लोग। सरकार 6 महीने चला सकती है। लोग बाग जब कर्फ्यू हटता है ना, जी। तो दुकानों से खोद के ले जाती है चीजों को। जी जब अगर 15 दिन कर्फ्यू लगता है जी। और एक दिन को बाजार खोला जाता जी। है, तो हर चीज का मूल्य जो है जो दे दे आज ही मुझे। जी सुधीर जी, ये जो अब बात आ गई है एमएसपी वर्सेस एमआरपी पे, एमएसपी पे तो आपने निर्धारण कर दिया है, उसको मिलती है या नहीं मिलती है बात अलग है, ठीक है। एमआरपी पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है, तो गवर्नमेंट को या समाज को किस तरह से इस पे कंट्रोल कर सकते हैं एमआरपी पे? इसके लिए तो गवर्नमेंट का कंट्रोल करेगी। गवर्नमेंट ही एक कंट्रोल और थोड़ा सा करेगा। सुझाव तो दो, व्यापारिक सुझाव तो दो। जिस तरह वो MSP निकाल रहा है उसी तरह हर इस चीज की तरीके आइटम से निकाल के कितना? कि इसकी MRP इससे ऊपर होगी हो नहीं। नहीं सकती। अच्छा जैसे भाई इसका क्वालिटी खर्चा, के क्वालिटी मैंने और सब निकाले ना। जैसे आज 20 रुपए किलो गेहूं है, तो अगर मान लीजिए कोई बिग प्लेयर इसको स्टोर कर लेता है हाँ। और मार्केट में ये पहुंच जाता है 30 रुपए किलो हो जाता है या 40 रुपए किलो हो जाता है, तो आपको कहाँ पर आप आके आप कहोगे कि ये जायज है और नाजायज है? ऐसा पैकिंग किस रेट पे आके आप लगाए कहोगे? हैं, खर्चे है ना 20 रुपए किलो की गेहूं ली, हाँ। वो छनाई करी, हाँ। उसकी पैकिंग है, हाँ। उसके ऊपर कितने आदमी काम कर रहे हैं, हाँ। इसलिए निर्धारण होना चाहिए। हो गया निर्धारण, लगा लो वो 2 रुपए और लगा लो। प्लस 8 से 10% उसका प्रॉफिट हाँ कितना जो हम सरकार द्वारा 5 रुपए बढ़ा लें, इनकम टैक्स में 20 रुपए पे 5 है? रुपए बढ़ा लें, ये सब मिला के बहुत होता है, 5 बढ़ा लो, बहुत सही बहुत बात है ना। हाँ। और अगर 5 गेहूं वो 25 रुपए से ऊपर गया तो हम मानेंगे कि एमआरपी लाइन क्रॉस कर गया है ऐसा वो। होता है। जी क्वालिटी अभी तो है ना फिर। अभी एक क्वालिटी धान- तो बनाई जाती है। गवर्नमेंट वो तो- गवर्नमेंट मोटी नहीं, धान नहीं, खरीदती है। जी। सुनो अब मेरी बात। वही गौर- पेप्सी कोकोला अमेरिका में आप जाते रहते हैं, कुछ और रेट्स पे बिकती है और क्वालिटी कुछ और होती है। वही पेप्सी कोकोला हिंदुस्तान में कुछ और रेट है पे, और क्वालिटी भी अलग कुछ है। और नहीं नहीं वो तो ये क्वालिटी तो अलग है, वो मैं भी देखिए, सहमत आप हूँ। देखिए कुछ नहीं, यही है। नहीं। हमारी फाउंटेन पेप्सी मैंने पी है और वहाँ भी मैंने वो सब एक ही जगह, एक ही मसाला है, गुरुजी एक ही मापदंड बहुत अलग अलग होते हैं। आपके यहाँ के हनी तो फेल हो रहे हैं। हाँ, शहद एक अलग चीज है। क्यों नहीं है? शायद की सब चीज यहाँ पर मापदंड अलग होते हैं, वहाँ के मापदंड अलग है, हमारे मापदंड अलग है। आप इसको कंक्लूडिंग जो करो। मैं कंक्लूडिंग एमएसपी वर्सेस एमआरपी हो गया हूँ। आप बता दो कि एमआरपी कितनी होनी चाहिए? के हिसाब लगेगा 25% मैंने अभी- मान लिया अपनी 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 आपके दिमाग हिसाब से- अपने उससे हाँ। मैक्सिमम से मैक्सिमम हाँ। अगर 20 रुपए किसान की उसकी एमएसपी निर्धारित है, हाँ। तो 25 रुपए 25% जो है लगभग जुड़ गया, हाँ। कितना हो गया 20 500 से जुड़ गया 25 हो ना, गया ना। हाँ, 25 हाँ। 25 रुपए से ज्यादा बिकनी नहीं चाहिए। ठीक, ये मेरा अपना मानना है। बहुत बहुत धन्यवाद सुधीर गोयल जी एवं राजीव गर्ग जी, आपने अपने बहुमूल्य हमारे साथ अपना बहुमूल्य समय शेयर करा और अपने विस्तृत व्यापारिक ज्ञान से और अनुभव से हमें अनुग्रहित करा। आपने स्टेप बाय स्टेप हमें एपीएमसी की चीज प्रणाली को समझाया, उसके कमीशन प्रोसेस को समझाया, उसके टैक्सेशन को समझाया, उसमें जो किसान के साथ आपके संबंध हैं अच्छे या बुरे, उसको भी आपने बड़े विस्तृत रूप से समझाया। साथ ही आपने ये भी बताया कि इस आंदोलन में जो ये आड़तियों को घसीटा जा रहा है और उसको बदनाम करा जा रहा है कि वो इस आंदोलन को खड़ा कर रहे हैं, वो भी आपने बताया कि इस नए एक्ट से, तीनों एक्टों से एपीएमसी में काम करने वाले आड़तियों को कोई नुकसान नहीं है, उनको फ़ायदा ही मिलेगा ओपन मार्केट में। फिर एक बहुत अच्छी बात निकल के आई, दोबारा उस पर आपने वजन डाला कि एजुकेशन होनी चाहिए किसानों की, और उनका जब वो बोते हैं अपनी फसल को, उनको पता होना चाहिए उनको क्या बो रहे हैं, और जब वो फसल काटते हैं तब भी उनको ये पता होना चाहिए कि उनके ज़िले या उसके आसपास के सेक्टर में या कि उनकी सेम फसल कितनी आ चुकी है और उनको कितने समय तक रोकना है उस फसल को और कब बेचना है। इस तरह के भी उनको ज्ञान मिलता रहना चाहिए। और साथ ही आपने ये भी बहुत एक बेहतरीन चीज़ बताया कि 5 बीघा खेत में पहले किसान 5 तरह की फसलों को बोता था, लेकिन आज किसान एक ही तरह की फसल को बोता है। अगर कुछ प्राकृतिक आपदा आती है तो 5 में से कोई तो 4 फसलें या 3 फसल या 2 फसल तो जीवित रहती है, वो किसान को उस आपदा से उबार लेती है। लेकिन एक फसल पूरी ख़राब होने पे किसान उस आपदा में पूरा पस्त हो जाता है। फिर एक और दोबारा जो हमारी पहली चर्चा में आया था एमएसपी वर्सेस एमआरपी, वो फिर से हमारे सुधीर गोयल जी ने उठाया है, एमएसपी वर्सेस एमआरपी। तो उन्होंने ये कहा है, यहाँ पर भी उन्होंने बोला है कि कॉर्पोरेट शार्क्स के जो एमआरपी गणित है उससे हमें बचना पड़ेगा। और उन्होंने ये भी बताया कि
जब तक APMC भी था तब भी किसान परेशान नहीं थे, और इन तीनों एक्टों पे अभी आने पे भी बहुत ज़्यादा उनकी स्थिति और परिस्थिति में बहुत फ़र्क नहीं आएगा। और उन्होंने एक सरकारी ढांचे पे भी प्रश्न चिन्ह उठाया है। उन्होंने सब जिला स्तर के कृषि अधिकारियों पे भी प्रश्न चिन्ह उठाया है कि वो क्यों नहीं बाहर अपने ऑफिस से बाहर निकलते हैं, और क्यों नहीं वो गांव-गांव जाके किसानों को देख रेख करते हैं या उनको समझाते हैं, उनकी खेती किसानी की बातें करते हैं। और उन्होंने जो MSP पे जो खरीद होती है उस पर भी प्रश्न चिन्ह उठाया है। मूलतः तो उन्होंने साफ साफ ये बताया है कि ये सरकार का जो ढांचा है उसमें ही परिवर्तन लाना पड़ेगा, तभी किसानों, व्यापारी या समाज या देश की बदहाली या दुर्दशा यही सही हो पाएगी। वरना बिना उस ढांचे को सुधारे ये संभव नहीं है कि किसान को इस दरिद्रता से बाहर निकाला जा सके। हरदंदी कहीं से प्रशांत वत्स और साथी प्रवीण कुमार के साथ जय हिंद, जय भारत।